हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म चाहिए, रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए, जो हो सकता है और होना चाहिए। तो जिस आधार पे ब्रिक्स एस्टैब्लिश या स्थापित किया गया था, उसी दौरान से ये बहस चली आ रही है कि क्या ये काउंटर बैलेंस कर सकता है एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि पश्चिमी देश रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं, और जिनका उल्लंघन वही करते आ रहे हैं और मनमानी करते आ रहे हैं कई सदियों से। तो हमें देख के चलना है कि कौन कौन से देश इस राह पे चलना चाहते हैं सीरियसली, और उनकी फॉरेन पॉलिसी में कितनी स्टेबिलिटी है। जहां तक भारत का सवाल है, आपने जो बहुत अहम इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि भारत की नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाएं। हालांकि सोवियत यूनियन के जमाने में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी का सिग्नेचर किए थे 71 में, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी कंपल्शन से हुआ था। और उसके बाद हम 91 से लगातार प्रयास करते आ रहे हैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की। तो इस पे कोई दो राय नहीं है। डोमेस्टिक पॉलिटी में कंसेंसस है कि एक तरफा थोड़ा झुकाव जो हुआ था हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान और दूसरे अन्य विषयों पे कोल्ड वॉर में, तो अब हमें सुधारना चाहिए। और उसके तहत इजराइल के साथ हमने 92 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करे, और दूसरे जो फॉरेन पॉलिसीज थे उसमें हमने लचकदार रवैया इख्तियार किया ताकि बैलेंस हो। तो उसी दिशा में ब्रिक्स के साथ भी हमने, हालांकि चीन के साथ हमारा अभी भी तनाव था, लेकिन जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप रूस के साथ है उसको स्थापित करके, मजबूत करके आगे लेके हम उसी दिशा में चल रहे हैं। और जहां तक आप कंसेंसस की बात उठाए, हालांकि ये फाउंडेशन है ब्रिक्स का कि सभी मेंबर्स की राय लेके और उनके ओपिनियन लेके हर एक मुद्दे पे जाना चाहिए। लेकिन जब साउथ अफ्रीका में चीन ने अपना दबदबा बताया कि ईरान को भी इसमें शामिल करना है और दूसरे देशों को भी, तो कुछ नाराजगी थी नई दिल्ली में यहाँ कि अपना पावर क्लाउड चीन बता रहा है। तो चूंकि अभी भारत चीन का तनाव था कई सेक्टर्स में, नॉर्थ में अरुणाचल से लेके लद्दाख तक, वो मेरे ख्याल से उसको ओवरकम करके हमें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी जो हम बताए हैं, चाहे इराक में, सूडान में या यूक्रेन में या कई अन्य विषयों पे, हम इसकी घोषणा कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, जहां भी हमारे हित जुड़े होते हैं, हम अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, चाहे हमारे साथ हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ या रूस के साथ या चीन के साथ या कई देशों के साथ करीबी हों। हालांकि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं सऊदी अरेबिया, यूएई और रशिया और दूसरे देश, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में इनको बाधा पड़ने नहीं देते। तो अब जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से दबाव आ रहा है, हम ये उम्मीद करके चले आ रहे थे कि अमेरिका के साथ अगर हम अच्छे ताल्लुकात स्थापित करते हैं तो हमें मदद होगी, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो पाकिस्तान का, या यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स में, या इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसका हम क्रिटिक करते आ रहे हैं कई सालों से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरलिज्म हो। तो ये हमें एक नया मौका मिला है
और सबसे अच्छा फायदा ब्रिक्स का हमें अभी तक जो मिला है वो ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है इन पांचों मुल्कों से या उससे ज्यादा जो अभी शामिल हुए हैं उनसे काफी हद तक बढ़ा है। चाहे वो भारत चीन हो, भारत रूस हो, भारत साउथ अफ्रीका हो, भारत ब्राजील हो, ये अगर आंकड़े देखें तो पिछले 10-15 सालों से काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि अभी भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका काफी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका झुकाव ब्रिक्स और एशिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। जहां तक हमारी नीति होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इसमें कंसेंसस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है कि ब्रिक्स इज एन इम्पोर्टेंट पिलर हमारी खारिजा पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी के लिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या एनडीए हो या दूसरे अन्य पक्ष हो। तो इसके अलावा मैं 2-3 चीजें जल्दी से मैं बता देना चाहता हूँ, और ये है कि ये काफी देश जो ब्रिक्स में हैं, चाहे रशिया हो, चीन हो, ईरान हो, या पहले ब्राजील हो, या अभी साउथ अफ्रीका या भारत भी हो, इन सभी देशों पे अमेरिका और वेस्ट के सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस पड़े हैं। अभी 2 हफ्ते पहले ये भारत के 2 कंपनियों को भी सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने, और ये मुद्दा जो है बहुत इम्पोर्टेंट होके उभर रहा है। जो भी कंट्री, जो भी देश सैंक्शन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर थोपे गए हैं या डर के आगे सैंक्शंस होने वाले हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल होना चाहते हैं। जैसा अब तुर्की है, अल्जीरिया है, मलेशिया है, कोलंबिया है, ये सब देश अमेरिका या वेस्ट के निशाने पे हैं। तुर्की इसलिए कि रूस के साथ उनके संबंध काफी अच्छे हो गए हैं और उनसे तिजारत और ट्रेड काफी आगे बढ़ चुका है। तो ये हमें भी देखना चाहिए कि ये जो जियोपॉलिटिकल प्लेयर उभर के निकल रहे हैं 10 देश और ज्यादा से, क्या ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को सस्टेन कर पाएंगे या स्टेबलाइज कर सकेंगे? तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट कई देशों का कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर से अभी तक देखने में आ रहा है, और उसके साथ ही इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, जो इकोनॉमिक रियलिटी और जिस दिशा में ये बढ़ना चाहते थे ये बढ़ रहे हैं सभी देश, या कुछ और हो रहा है। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे भारत के ऊपर दबाव आ रहा है, ब्रिक्स में आप इतना अहम रोल या प्रोमिनेंट रोल प्ले मत करिए और हमारे साथ रहिए क्वाड में चीन के साथ बोल के, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर है चीन के साथ और हम अच्छे संबंध चाहते हैं, हालांकि काफी तनाव है। लेकिन अमेरिका के दबाव में आके उनका पिवोट ऑफ इंडो पैसिफिक में जाना मेरे ख्याल से सबसे डेंजरस होगा, क्योंकि अमेरिका का एजेंडा अलग है और यूरोपियन देशों का रशिया के साथ एजेंडा अलग है, जो कि हम दोनों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तो ये तीसरा मुद्दा ये है कि जो गाजा सीजफायर और यूक्रेन जंग के बारे में जो पूरी दुनिया में तनाव है, ब्रिक्स मेरे ख्याल से एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है मनमानी एक तरफ और दूसरे तरफ उसकी हाँ करे यूक्रेन में, ये कॉन्ट्रडिक्शन सभी को पता चल गया है ग्लोबल साउथ में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा देश इस नाराजगी को इजहार करते हुए, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, चाहे रेजोल्यूशन हो पैलेस्टीन पे या दूसरे मुद्दों को, लेकिन जिस तरीके से ये दादागिरी चला रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर बोल के, ये खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसलिए हमें चुन चुन के आगे बढ़ना है,
एक तरफ तो हमें सॉलिडारिटी बता के ब्रिक्स के साथ रहना है, उसको मजबूत करना है, उसके आगे क्या क्या प्रोग्राम्स होना है उसमें शामिल होके आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ चूंकि अमेरिका और वेस्ट उनको लग रहा है कि ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल्टरनेटिव बनने वाला है, तो अमेरिका भी काफी कुछ कर सकता है। तो इन दोनों को देखते हुए हमें मद्देनजर रखते हुए आगे होके चलना चाहिए। थैंक यू। पाशा साहब के पास सर, ब्रिक्स से सच बात तो है कि यूरोपीय देश घबराहट तो है वहां पर, लेकिन यहाँ के देशों में आपसी कंट्राडिक्शन भी बहुत ज्यादा है। अब जैसे खास करके यही देखें हम, भारत और चीन के बीच का जो अपना तनाव है, एक जमाना हुआ करता था कि चीन से माल भी हम नहीं खरीदते थे और तरह तरह का अपने भारत में भी उसके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था, उसके विरोध का, चाइनीज मंजा नहीं आएगा, चाइनीज माल नहीं आएगा, चाइनीज। लेकिन आज की तारीख में हम देख रहे हैं तो व्यापारिक दृष्टि से चीन हमारे अनुकूल हो गया है। चीन से सस्ता माल ला करके हमारे यहाँ लोग अपना लेवल लगा करके मुनाफा कमा रहे हैं। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में छोटी छोटी उदाहरण है ये कि ये जो पटाखे होते हैं, वो पटाखे एक तरीके से बैन है चीन के, लेकिन चीन के पटाखे यहाँ ला करके अपना लेवल लगा करके अपना पूंजीपति उसका बिजनेस कर रहा है। इस तरीके से तमाम मशीनरी वहां से सस्ता सस्ता ला करके हम अपना केवल लेवल लगा करके हम अपना बेच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये जो हुआ है इस बैठक से पहले आपने भारत ने कहा कि नहीं, वो ड्रैगन को हमने घुटने पे ला दिया और वो जो है वो क्या कहते हैं कि हम लोग का सीमा विवाद अब एकदम हल हो गया और 4.5 साल पहले के स्थिति में सब लोग लौटने के लिए राजी हो गए। तो यह तो एक तरीके से जो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि क्या हम सरेंडर कर रहे हैं अपना चीन के सामने, या ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां हैं, या ब्रिक्स से हमको ऐसा क्या मिल जाने वाला है हमारे बल पे। चीन ये संयुक्त राष्ट्र में हो गया सुरक्षा परिषद में, लेकिन हमारा सहयोग करने के लिए सुरक्षा परिषद में जाने के लिए वीटो के साथ कोई भी देश हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी हालत में ब्रिक्स के प्रति इतना आतंक और भय का वातावरण आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों में अपना क्या है। और ये खास करके ये जो 16वां सम्मेलन हो रहा है अब जो ये कल तक चलेगा, अभी इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है वो तो अभी पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद आखिर इतना आतंकित क्यों है अपना यूरोपीय देश, और ऐसी हालत में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपनी उपयोगिता लगभग खोता जा रहा है, अपनी साख खोता जा रहा है, तो क्या उसके ऊपर भी ये कोई दबाव ये डाल पाएगा हमारा ब्रिक्स का ये सम्मेलन? मुद्दे उठाए हैं आपके सवालों का, तो मैं एक एक करके इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पहले स्पीकर और लास्ट स्पीकर ये एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, चाहे वो ऑप्टिमिस्टिक हो या पेसिमिस्टिक हो। हमें जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे जाके देखना होगा कि कहाँ थे हम 15 साल पहले, अब कहाँ हैं और किस दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत अहम है और महत्वपूर्ण है। अगर आप 2 साल पहले या 4 साल पहले देखें, रूस को अलग थलग करने की कोशिश बहुत की गई, सैंक्शंस थोपे गए, उनके $300 बिलियन जब्त कर लिए गए, उनका सोना जब्त कर लिए गए और क्रिमिनल है बोल के अरेस्ट वारंट भी रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ दे दिए। और चीन के साथ भी अमेरिका और वेस्ट कोरोना वायरस की तरफ से ताइवान को लेके, हांगकांग को लेके, कई मुद्दों को लेके, वहाँ उइगुर मुसलमानों को लेके इतना दबाव बढ़ गया है, जैसा ईरान पे लगातार 40 सालों से रजीम चेंज का एजेंडा जा रहा है। तो ये जो अभी आप देख चुके हैं 1 साल से गाजा में क्या मनमानी कर रहे हैं और किस तरीके से यूक्रेन का जंग छेड़ा उन्होंने पिछले 10 सालों से रशिया पे दबाव डाल के, और वहां यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात करके वगैरह वगैरह।
जो पिछले 40-50 सालों से वेस्ट और अमेरिका करता आ रहा है, उसमें ये बैलेंस लाने के लिए ये ग्रुप उभर के निकला है। चाहे आप इसको न्यू नॉन अलाइंड ग्रुप का नाम दीजिए या कुछ और ब्रांड कीजिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये ग्रुप जो है नया उभर के निकल रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा देश जो भी पश्चिम के साथ भी हैं वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। जैसा उदाहरण टर्की है, पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया है, इमारात है और कई देश जो अमेरिका के दबाव में कई सालों तक, सदियों तक थे, वो उससे निकल के आके दूसरे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। उनको पता है कि आगे चलकर अमेरिका और वेस्ट से वही होगा जो पिछले कई सदियों से लगातार रहा है। जैसा आप G7 में कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे बारीकी से, जैसा यूरोप और अमेरिका के बीच में काफी सदियों से तनाव है, ट्रेड को लेके, रशिया को लेके, चाइना को लेके अभी तक चला आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये रहेंगे, इसे कोई फाइनली इसको सॉल्व नहीं करेगा। तो उसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन ब्रिक्स में भी रहेंगे और मेरे ख्याल से होना चाहिए, तभी इस गुट को मजबूत कर सकते हैं कि सभी मिलके प्रयास करें कि हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कैसे आगे चलना है। जैसा अब आपने उदाहरण दिया ट्रेड चीन से भारत का, तो ये जो है दूसरे देशों के साथ भी हो रहा है। ये नहीं कि ईरान जो भी निर्यात करता है चीन से 100% वो संतुष्ट हैं। कई प्रोडक्ट्स हैं और जो वो मानते हैं कि चाइना से डंप कर रहा है, रूस भी यही मानता है। तो हमें धीरे धीरे खत्म उठाना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस ट्रेड का असर ना हो और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस में इससे नुकसान ना हो भारत को। तो धीरे धीरे करके सभी देश अपनी इकोनॉमी में बढ़ावा देना चाहते हैं, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल कवर है। ब्रिक्स जो है सिर्फ पॉलिटिकल कवर है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव और धमकाने की जो पॉलिसी आ रही है कई सदियों से, उसमें रेफ्यूज लेने की या उसमें या आप कहें बार्गेनिंग चिप, जैसा भारत का जो है महत्व बढ़ गया है ब्रिक्स समिट से, इसलिए कि हम अमेरिका को भी एक इशारा दे सकते हैं। अगर हम क्वाड में हैं, आप मान के चलते हैं कि आप क्वाड चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम रशिया के साथ हैं, चीन के साथ हैं और ईरान के साथ भी हैं इस ब्रिक्स में, और हमें बैलेंसिंग करने का मौका इसी में आता है। तो हमें ये कॉन्ट्रडिक्शंस को लेके चलना है कि ब्रिक्स में कई प्रॉब्लम्स होंगे आगे चल के, इसमें कोई शक नहीं है मेरा और दूसरे पैनलिस्ट और पूरी दुनिया मान के चलती है कि ये इंडिया चाइना का प्रॉब्लम और खराब हो सकता है और बेहतर भी हो सकता है, और रूस चीन का अलायंस जो है ये ड्यूरेबल नहीं है, एंड्योरिंग नहीं है, फॉरएवर नहीं है, उनमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। और ईरान और चीन और रूस के साथ या भारत के साथ भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जैसे कि दूसरे अन्य देशों में फ्रांस और जर्मनी ने जब अमेरिका इराक पे हमला किया तो उन्होंने अपोज किया। तो अभी भी यूरोपियन देश रूस से तेल और गैस इंपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं चीन से, लेकिन अमेरिका के दबाव में आके वो सैंक्शंस और दूसरी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन देशों में तेल और गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है बहुत डबल हो गया है पिछले 2 सालों में, लेकिन फिर भी इसको नेशनल इंटरेस्ट बोल के बताया जा रहा है। तो इन सब देशों को मिलके अब जो प्रयास कर रहे हैं
मेरे ख्याल से धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। ट्रेड ये मान के नहीं चलना कि हम पहले से इन देशों के साथ ट्रेड कर रहे थे, इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप आंकड़े देखें या मीटिंग्स देखें, इंडिया ब्राजील का क्या था 10 साल पहले, या इंडिया साउथ अफ्रीका क्या क्या था। मीटिंग्स हो रहे हैं, अभी प्रयास हो रहा है, आगे धीरे धीरे फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप का दबदबा था इतने सदियों से, उनको झटकना या उनको नजरअंदाज करना इतनी आसान बात नहीं है। जी सर। भारत को भी इस कदम में हर एक कदम सोच के चलना होगा, क्योंकि ये देश जो अपनी दादागिरी चलाते आ रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे भारत के खिलाफ हो या रूस के खिलाफ हो या चीन के खिलाफ हो, और दबाव डालेंगे। हमें ये सोच के समझ के चलना चाहिए, और इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, ट्रेड पे ध्यान दे रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल मैटर्स भी इम्पोर्टेंट है, वो मेरे ख्याल से इतना चैलेंजिंग नहीं है फिलहाल। जी सर।